नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जी भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और कॉफी का जोड़ा अपना घोंसला बना करके रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, कौवा की पत्नी को भी गर्भवती हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, कौवा और को भी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। जी हाँ दोस्तों, को वह अपनी पत्नी को भी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर और घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और कॉफी का प्रसवकाल निकट आ जाता है। अब काफी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। जी हाँ दोस्तों, को वह कहता है कि प्रिया, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी, यह हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। को भी कहती है कि पिया जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब कौवा कहता है कि प्रिया, मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। प्रिया दर्शकों को जी हाँ दोस्तों, अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिया, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसे व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, खूब रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करता है, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान मांगता है, मंदिर में जाकर माता देखा है, तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उसे व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स रहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से गाना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। प्रिया दर्शकों, जब उसे माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से गाना है, तो वह मन रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है।
मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। प्रिया दर्शकों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई कल कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखी, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ सुंदर है मेरा बच्चा। प्रिया दर्शकों, उसे माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वह न सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, इसमें क्या चल जाता। वह मन कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। प्रिया दर्शकों, माँ की इन बातों को वह न सुनती है तो वह कहने लगती है कि बहन जी, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब मन यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है तो वह कहने लगी, नर्स मैडम यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगे। प्रिया दर्शकों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी बहन मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भर मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। प्रिया दर्शकों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मन तो आखिर माँ होती है। वह न से कहती है कि मैडम यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कहानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं कहानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को गौर से ही सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। प्रिया दर्शकों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसे माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कहानी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, को वह आगे को भी से कहता है कि प्रिया, कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनके पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उसे बच्चों के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोचकर वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं और उसे लाचार माँ को समझने लगते हैं। उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझकर उसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाह
में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देता। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनाकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक रहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है। प्रिय दर्शकों, वह माँ जी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उसे नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उसे विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उसे विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखा है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मन कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो या बेचारी। कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझते हुए उसे बच्चों की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसे बेहतर होगा आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। माँ दर्जी की इन बातों को सुनकर मन कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा एक लोटा बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, वह बड़ा मास्टर जब उसे माँ की इन बातों को सुनता है तो उसे माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उसे बच्चों की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उसे विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ ले जाने लगता है। प्रिय दर्शकों, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी गुजर कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ने लिखने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते वहाँ पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उसे बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कहानी का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कहानी है। प्रिय दर्शकों, वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आता है। आज भी वह एक आंख से काली माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी, तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, काल से तुम मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र, या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहाँ लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कहानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की वह बातें करते हैं। प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तो हमारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय और जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब बातों को सुनकर वहां माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना। तुम्हारे पिता के सड़क दुर्घटना की सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। प्रिय दर्शकों, उसे दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उसे माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। मैन जो भी पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगता है, लेकिन उसे माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वही पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती, दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 रुपए भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पर लिखकर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी बहन से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ पैसा भेज, बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार महत्व करते करते वह समय से पहले ही बुद्धि हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। प्रिय दर्शकों, को वह आगे को भी से कहता है कि प्रिया, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उसे माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब उसे माँ को यह पत्र मिलने हैं कि मेरा बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, उसे माँ के बेटे ने यह बात मन को पत्र में लिखकर बताई थी कि मन में डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में मन से मिलने नहीं आया। जब उसे बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बनती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि बहन सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह मन सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है, मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतरूंगी, उत्तम का भजन बनाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़ करके घर के बाहर जाती, उसे लगता है उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उसे माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगते कि जान क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करो, झाड़ू पोछा करो। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर जाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख तरह वह माँ सारे दिन तरह के सपना देखा करती थी। प्रिय दर्शकों, इस तरह उसे माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी मन के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उसे माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उसे पत्थर होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है,
और तुम्हें पता है, जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वहाँ बहुत ही अमीर घर की है। तेरा विवाह हुआ है, वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। बहुत ही सुंदर। दर्शकों, जब वहाँ माँ उसे पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मन तो सोच रही थी अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि भगवान, मैं ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बना, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाओ और अपना आशीर्वाद देकर अपने हाथों से अपने हाथों से अपने बेटे को सजाओ और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करो। अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं, और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था, इसलिए इतनी मेहनत मजदूरी करी थी। दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ मैं शादी कर। यह सोच सोच कर वहाँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वह सो जाती है। प्रियादर्शन को फिर भी उसे माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। रहती है, कोई बात नहीं बेटा, बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मन सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखेगी, बहू मेरे पर दबाएगी, मेरी पुत्रवधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर वह माँ अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। प्रिया दर्शकों, इस तरह उसे माँ को अपने बेटा और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उसे माँ से मिलने बेटा नहीं आता है, ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उसे माँ को तीसरा पत्र मिलता है। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जी हाँ दोस्तों, जब यह खबर उसे माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहनशक्ति जवाब दे देती है। जी हाँ दोस्तों, जिस माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और अपनी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जी, पुत्र का जीवन बनाने में उसमें अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसे पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उसे माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है चलो कोई बात नहीं, होता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोता को देखेगी, देखो अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही कर वहाँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उसे माँ को 7 महीने बीत जाते हैं और जब उसे माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उसे माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और इस व्याकुलता में वहाँ यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोता को देखने जरूर जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। किसी तरह वह पता पूछते पूछते उसे शहर में पहुंच जाती है। जिसका बेटा रहता था उसे शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखा है और बुद्धि मन को अपने ऑटो में बैठा लेता है और उसे बूढ़ी माँ को उसे बताए हुए पते पर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है और माता जी से कहता है कि माँ की तुमने जो पता दिखाया था तुम उसे फतेह पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बांग्ला है यहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब वाले को किराया देती है
और अपना झूला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। बांग्ला बना हुआ है, बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह मन को बड़ी खुशी होती है कि कितनी सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। जी हाँ दोस्तों, कौवा आगे कहता है, खिलौने बहुत साड़ियाँ कहानी लेकर आई। तिल को लेकर वहाँ मन बंगले के अंदर जाने लगती है। तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उसे पर पड़ती है। चपरासी देखा है, फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कहानी है बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वह चपरासी उसे महिला को देखा है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उसे माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह मन एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोता को देखने आई हूँ। चपरासी उसे माँ को दानते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बांग्ला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह मन कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वही मेरे पुत्र है। वह चपरासी कहा लगता है कि महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं ना तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब यह बात खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तू माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे सबकी माँ है जिससे हम पता कर सके, माँ आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की मन हो? जब वह माँ उसे दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उसे चपरासी को दिखाती है जो अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उसे पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो मन से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था, मैं तुम्हें हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की मन हो। प्रिया दर्शकोन्मिति की चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है? इशारा करते हुए कहता है, और वह अभी समय घर पर ही है। जी हाँ दोस्तों, अब वहाँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोता को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोता को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर के घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखी है और उसे पालने में उनका पौट झूल रहा है। जैसे ही उसे बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। प्रिया दर्शकों, जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चों के रोने की आवाज जब पुत्र बधू के कानों में पड़ती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चों को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है, अपने पति को आवाज देती है। कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कहानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। जी हाँ दोस्तों, वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू में कर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा होता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी? जब बहू माताजी की इन बातों को सुनती है, बुढ़िया क्या कह रही है? या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई मन भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। प्रियदर्शी को अपने बेटे की इन बातों को सुनकर मन को बहुत धक्का सा लगता है और कहने लगती है कि बेटा को कैसी बातें करता है, मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह
देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। और तू कह रहा है कि मेरी कोई मन नहीं है। वह बहू जब अपने पति से पूछता है, यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब वह माँ सुनती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह कह रहा है आज तो वह भी छूट गया। प्रिया दर्शकों, वह मन समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैं मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटा नहीं हो सकती, मुझसे गलती हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और इतना कहकर वहाँ माँ रोटी रोटी घर की सीढ़ियाँ से नीचे उतरने लगते हैं और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह आज मुझसे छूट गया, अब किसके सहारे में जाऊंगी। एक आस थी, वह भी टूट गई। वह माँ सोचती है कि जिसे मैं जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नया को पर लगाने वाला था, वही इस बुद्धि जीवन नया को मजदूर में डूबा रहा है। प्रिया दर्शकों, इस प्रकार रोते रोते मन भारी कदमों से नीचे उतरने लगते हैं। अब उनके मन में एक भावना उठाती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जिगर में क्या करूंगी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर रहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। प्रिया दर्शकों, क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ कि मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखा जाता है। जब वह पत्र पूरा लिखा जाता है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर और आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी देखा है वह माताजी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही हो जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उसे कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखा है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिया दर्शकों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, उसे मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मन को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई मन नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मन नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता प्रिया दर्शन को। तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उसे माँ के हाथों पर पड़ती है। जब उसे वेट फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखी है, वह उसे कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती है।
उसे पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसे समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देखकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर, और मैं कुरूप हो गई और इस ग्रुप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कहानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उसे मुकाम पर तुम्हें पहुँचने के लिए मैं दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसे मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोता को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं वयन चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा बेटा। जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुशी रहे। प्रियदर्शी को जब उसे बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उसे बेटे का कर शर्म से नीचे झुक जाता है, उसे आपसी घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैं एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उसे मरी हुई मन से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।